सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक एक बैरियर को समझाने के लिए तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे मीम्स लेके आया हूं, केस स्टडीज लाया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा। और मेरी गारंटी है लेक्चर हल्का सा लंबा है, पर कुछ भी अगर समझ नहीं आए, कुछ भी तुम जाके भूल गए ना, तो भाई कैश प्राइज ले लेना। लेने के लिए ना एक बिजनेस स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है 75 पार का। वहां पे हम पूरी टीम बना रहे हैं उन बच्चों की जिनको 75 पार करने हैं बिजनेस स्टडीज में। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आ जाओ उस ग्रुप में, तुम्हें मैं करवाऊंगा, मेरे से डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन होगा। हम डेली मीम्स के थ्रू इतना भयंकर फन से पढ़ते हैं ना, बस तुम आ जाओ उस ग्रुप पे। पर चलो अब आ जाते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो बहुत सिंपल वर्ड में, जब मेरा मैसेज मैं किसी तक पहुंचाना चाहता हूं, तुम तक पहुंचाना चाहता हूं या अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, वो मैसेज या तो उन तक पहुंचे ना, या फिर पहुंचे तो गलत पहुंचे, या फिर बदला हुआ पहुंचे। ठीक है, ये होते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कि कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से मैसेज पहुंचे ही ना या गलत पहुंचे। दीज बैरियर्स में प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन और फिल्टर अ पार्ट ऑफ इट और करेक्ट और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग। भाई कम्युनिकेशन में जब कुछ बैरियर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाए, या वो गलत बन जाए, या फिर वो आधी इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो इन सब चीजों को हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मुझे पता है अभी तुम्हें बहुत क्लियरली नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा, पर अब जब हम बैरियर्स पढ़ेंगे और मैं तुम्हें मीम्स दिखाऊंगा ना, तो ये डेफिनेशन दोबारा आके पढ़ना, तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। सबसे पहले देखो, हम ना यहां पे कुछ कैटेगरीज के बैरियर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे सिमेंटिक बैरियर्स, यानी कि लैंग्वेज के बैरियर्स। सिमेंटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी हमने जो वर्ड यूज करे अपनी बात समझाने के लिए, सेंटेंसेस यूज करे है ना, वो हमने गलत यूज कर दिए हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। भूल जाओ हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तुम्हें एक मीम दिखा रहा हूं, वो मीम देखो और फिर बात करते हैं। देखो यहां पे इंस्टाग्राम की लैंग्वेज कैसे यूज होती है। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। क्या? किस बात में? क्या नहीं, वो तूने बोला ना अभी कुछ बात, तो उसमें मैंने रिएक्शन दिया था। इंस्टाग्राम नहीं चलाता है क्या? मैं नहीं चलाता हूँ। क्या बोल रहा है? नहीं समझ आएगा तुझे। चलो ना, कंटिन्यू करो। ठीक है, चुप रहा यार 2 मिनट। दादाजी की रिपोर्ट है यार, डायबिटीज हो गई है उनको। भाई पिन कर दे, वायरल जाएगी। क्या मतलब? सॉरी, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। हम नहीं, तुम छोड़ो, उधर बात करो। हाँ, कुछ भी बोलता है यार। थोड़ा चलाया करना थोड़ा इंस्टाग्राम यार। ये देख, अच्छा मैंने ये दाढ़ी सेट करवाई, कैसी लग रही है? बहुत बेकार लग रहा है भाई। हेट फ्रॉम पुणे। भाई मुझे थोड़ा बहुत डांस आता है यार, तो सोच रहा था कि डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्या बोलता है? नाइस हिडन टैलेंट ब्रो, कीप इट हिडन। भाई अब देखो यहां पे क्या है, ये बंदा है जो कि जेनजी, अपना इंस्टाग्राम बहुत चलाता है, वो अपनी बात उस दूसरे बंदे को समझाना चाहता है, पर उसने ना मैसेज बहुत बुरी तरीके से एक्सप्रेस किया है। उसने इनएडिक्वेट वोकैबुलरी यूज करी है, यूजेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स की है, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। जो उसको बात बोलनी है ना, वो इसने इतने घटिया तरीके से एक्सप्रेस करी है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। वो उल्टी सीधी वोकैबुलरी यूज कर रहा है, बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स यूज करने चाहिए थे एक्चुअल में वो यूज कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जिसकी वजह से क्या है, जो वो बात बोलना चाहता है वो सामने वाले को समझ आ ही नहीं रही है। ये एक तरीके का बैरियर ही तो हुआ कि मेरे दिमाग में कोई बात तुम्हें समझानी है और मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं कुछ उल्टी सीधी बात यूज कर रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहां पे ये बैरियर में क्या होता है, सुनो। मैं ना थोड़ा सा तुम्हें एक एडल्ट एग्जांपल देने वाला हूं, अगर तुम अलग अपने ईयरफोन लगा के सुनना, ठीक है? बट ये एग्जांपल ऐसा कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। देखो क्या हुआ, ये एक रियल तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त एक कॉल सेंटर में काम करता था, जहां पे ना यूएस के लोग उसे कॉल करके पूछते थे कि यार मेरे को ना वो गिफ्टिंग कंपनी थी, ठीक है? तो वो पूछ के करते थे कि भैया मेरे को गिफ्ट देना है, तो मुझे सजेशन दे दो क्या गिफ्ट देना है, मैं फिर आपकी वेबसाइट से वो खरीद लूंगा। तो एक दादी माँ ने कॉल किया उसको, एंड उसने पूछा कि मेरी पोते का बर्थडे है, पोती का बर्थडे, मैं क्या दूं उसे? ठीक है, तो उसने कहा यार आप ना ऐसा करो, पेंसिल और रबर दे दो। अब भाई उस पे वो दादी भड़क गई और उसको उल्टा सीधा सुनाया और फोन उसने काट दिया। अब उस बंदे को समझ नहीं आया यार ये हुआ क्यों है, ये मैंने रबर ही तो सजेस्ट किया था पोते को देने के लिए, इसमें गलत क्या था? वो जाके अपने मैनेजर से पूछता है और मैनेजर अपना सर पकड़ लेता है। वो बताता है कि भाई रबर नहीं होता, इरेजर होता है।
फॉरेन में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में रबर का मतलब होता है कॉन्डम, ठीक है। यानी तूने उस दादी मां को अपने पोते को कॉन्डम गिफ्ट करने के लिए बोल दिया है, ठीक है, इसलिए तूने गाली खाई। अब ये क्या है? ये है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है भाई। तुम्हारे लिए रबर का मतलब है इरेजर, पर उसके लिए रबर का कुछ और ही मतलब है। तो ये होता है कि भाई मेरा वर्ड का कुछ और मतलब है, तुम्हारे वर्ड का कुछ और मतलब है, और यहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एनसीईआरटी ने भी ये क्या कहते हैं एग्जांपल दिया कि वैल्यू वर्ड का अलग अलग मतलब हो जाता है। वैल्यू ऑफ रिंग, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, तो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो भाई इसकी वजह से सामने वाले को तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी। अब है फॉल्टी ट्रांसलेशन। चलो अब इसकी भी एक फनी सी रील देखते हैं बड़ी। of the current affairs. इनका करंटली अफेयर चल रहा है। I am not anti-Indian. इनकी एंटी इंडियन नहीं है। I want to save the poor. ये गरीबों को सेव खिलाना चाहते हैं। Money never under the table. ये अंडरटेकर को कभी पैसे नहीं देते। I promise that this country shall never go through a massacre. हमारे देश को कभी मस्कारा नहीं मिलेगा। All behind the bars. बाहर के पीछे भिंडी खाओ। Believe in my philosophy. भरोसा करके फील लो सोफी। Let's dream together. चलो साथ में सोते हैं। अब देखो मेरे को शायद कुछ इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े ना, ठीक है। ये क्या है भाई, देखो क्या होता है, कभी बार कम्युनिकेशन जो होती है ना उसमें लैंग्वेजेस का डिफरेंस होता है। समटाइम्स द कम्युनिकेशन ओरिजिनली डिराइव्ड इन वन लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड फॉर द वर्कर्स, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में जाना है तो भाई अगर ट्रांसलेटर ही बेवकूफ होगा तो भाई ऐसी फॉल्टली ट्रांसलेशन में काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। इसमें क्या होता है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं ना उसको हम सामने वाले को ढंग से क्लियर नहीं करते। इसमें एनसीईआरटी में बहुत प्यारा एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। एग्जांपल, अब बॉस में इंस्ट्रक्टेड सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। उसने क्या कहा कि भाई अपने गेस्ट की ना जो आने वाला है उसकी केयर करना। अब सबऑर्डिनेट को, उसका बॉस का मतलब ये था कि भाई इसे एयरपोर्ट से होटल ले जाइयो, इसका खाने पीने का इंतजाम करा दियो। अब भाई साहब सबऑर्डिनेट ज्यादा दिमाग लगा दिया, उसने बंदे को एयरपोर्ट से उठाया गेस्ट को और वो ले गया उसको पार्टी करवाने। उसको भैया पिला रहा है अल्कोहल, उसको करा रहा है डांस, उसको ले गया पब में और उसको भाई साहब उसने करवा दिया वेस्टेड। तो भाई ये क्या हुआ, ये एजम्पशन में फर्क था, बात सेम थी। उसने कहा उसका ध्यान रखियो, उसने फिर कल को मैनेजर को आके क्या कहा, सर मैंने तो बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा। अब मैनेजर कहेगा अबे भाई तूने उसे कल नशे करा के लंबा कर दिया, वो नहीं था मेरा मतलब, ठीक है। तो ये अनक्लैरिफाइड अजम्पशन होती है। यहां पे क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन में हैव सर्टेन अजम्पशंस व्हिच आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अलग हो गई है ना। चलो जी अब आगे बढ़ लेते हैं हम। हमारा अब आता है हमारा टेक्निकल जार्गन। यहां पे आपको समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये मीम देख लो बस, ये सबने देखा है। तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूं सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। अब देखो जार्गन वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझ लो जार्गन मतलब कूड़ा का बाड़ा, मतलब भाई भर दिया बस। अब टेक्निकल जार्गन का क्या मतलब है कि भाई अब इसने जो बात बोली वो सामने वाले को इतनी टेक्निकल बात थी, नॉर्मल किताबें बोल देता ना, यही तो पॉइंट था यहाँ पे। और सीन का भी तुम्हें पॉइंट याद ही होगा, है ना। तो ये क्या है भाई, बेफालतू की फैंसी लैंग्वेज मत यूज करो उस चीज को समझाने के लिए जो इजीली समझाई जा सकती है। इट इज यूजुअली फाउंड दैट स्पेशलिस्ट use technical jargon while explaining to the person who is not specialist in field। अब मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तुम्हें इबिट्टा समझाने लग जाऊं, ठीक है, तुम्हें डाओ माओ समझाने लग जाऊं, ARR समझाने लग जाऊं, तो भाई वो बिजनेस की टर्म्स तुम्हें नहीं पता, वो टेक्निकल जार्गन अननेसेसरी। अब आता है बॉडी जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ठीक है। यहां पे इस बात को समझना, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रीडिंग बॉडी लैंग्वेज इज अ आर्ट, is an sorry मेरी भी इंग्लिश गलत हो जाती है, is an art, ठीक है। आपका प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर स्टडी होती है लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए, क्योंकि आप बात कुछ और बोलते हो और बॉडी लैंग्वेज आपकी पूरी रियलिटी दिखा देती है। अब मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखो वीडियो।
smile like that? Like, Kill the lights, so baby close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. So that I can't escape. देख रहे हो, ये एक्चुअल थ्योरी है कि जो इंसान, और ये आप ऐसा नहीं जान के करते हो, अगर आपके हाथ जेब में और आप यूं ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो अगर मानो मैं आपको तुम्हें आके कहता हूं कि भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, मैं तुम्हें 75 नंबर दिलवाऊंगा, तो भाई मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, पूरे बॉडी मूवमेंट से कह रहा हूं, तो तुम मेरे पे विश्वास कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे पास आऊं, यार आ जाओ, तो मैं 75 दिलवा दूंगा, क्या तुम मेरे पे विश्वास करोगे? बस यही होता है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे मैसेज से मैच नहीं कर रही, तो भाई किसी को विश्वास ही नहीं होगा तुम्हारी बात पे। ठीक है, यही बात बोली है। एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी कम्युनिकेट सम मीनिंग। द बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर ऑफ कम्युनिकेशन मैटर सो मच in conveying a message. If there is no match between what is said and what is expressed through body movement, communication may be wrongly perceived. अगर तुम्हारी बात में ही दम नहीं है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में ही दम नहीं है, और तुम्हारी बात में ही दम नहीं है, तो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दो, कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या थे? लैंग्वेज बैरियर्स थे। हमने जो बात करी है, जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया, उसमें कमी थी, उसकी वजह से लोगों को बात समझ नहीं आई। अब आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यहां पे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमारे दिमाग में सामने वाले को लेकर जो परसेप्शन होती है, हमारे दिमाग में चीजों को लेकर जो सोच होती है, उसकी वजह से हम बातें समझ नहीं पाते। अभी तुम्हें एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यहां पे क्या, इस बात का सिंपल मतलब क्या है? आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या एग्जांपल, तुम्हें अपनी मम्मी को कहती नहीं है कि तुम पूछते हो मम्मी कंबल कहां है, मम्मी कहती है फर्स्ट फ्लोर पे, जाके अलमारी में, ये पूरा रास्ता बता दी। वो कहती है फर्स्ट फ्लोर पे, तुम कहता है अच्छा समझ गया। फिर तुम जाते हो, फिर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर में मिलता नहीं, फिर तुम अलग है मम्मी मिला नहीं, मम्मी कहती है, फिर डांटती है। अबे पूरी बात सुन तो ली, अगर तू इतनी जल्दी में रहता है। ठीक है, फिर वो बता दे फर्स्ट फ्लोर में सेकंड ड्रॉर में, यहां पे जाके तेरा कंबल है। ये क्या किया तुमने? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। ठीक है, तुमने बात सुनी नहीं, पहले कह दिया मेरे को समझ में आ गया, अब तुम्हारे हो गया काम खराब। समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। सेंडर ने बात कंप्लीट नहीं करी, तुमने पहले ही सोच लिया कि क्या था, अब भैया हो गया काम खराब। ठीक है, अगला आता है लैक ऑफ अटेंशन। इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम क्लास में कितनी बार पिटाई खा चुके हो? क्यों? टीचर तुमसे कहती है कि भैया बताओ 5 + 5 क्या है, और तुम बोलते हो इंडिया। क्यों? अटेंशन ही नहीं थी क्लास में, पता ही नहीं टीचर क्या पूछ रही है। तो भाई ये तो हो गया लैक ऑफ अटेंशन। द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ रिसीवर एंड द रिजल्टेंट नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज एक्ट एज अ मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर। कि भैया उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसके दिमाग में अपनी बंदी का कलेश चल रहा है, इस वजह से जो टीचर पढ़ा रही है वो उससे समझ नहीं आ रहा, जो मैनेजर बता रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा। लॉस ऑफ ट्रांजिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब यहां का इसका क्या मतलब है, लॉस बाय ट्रांजिशन एंड पुअर रिटेंशन का? कि भाई देखो होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। मानो मैंने अपनी क्लास के एक बच्चे को बोला कि भाई सारी क्लास में बता दे कि अगले सैटरडे 10 PM, नेक्स्ट सैटरडे 10 PM टेस्ट है। अब उसने क्या किया, उसने अपने नेक्स्ट बंदे को क्या बताया कि भाई सर ने बोला है 10 PM सैटरडे टेस्ट है। उसने ये नहीं बताया नेक्स्ट सैटरडे, उसने बता दिया सैटरडे टेस्ट है। अब इसने आगे क्या बता दिया कि भाई सुन सैटरडे टेस्ट है 10। अब उसने ये नहीं बताया 10 PM, उसने बता दिया सिर्फ 10 बजे। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैसेज एक बंदे से दूसरे बंदे पे जा रहा है, मैसेज की क्वालिटी, मैसेज की डिटेल, मैसेज जो एक्चुअल था वो खत्म होता जा रहा है। अब क्या है, आधी क्लास तो पहुंच गए इस सैटरडे टेस्ट देने, और उसमें भी कई बच्चे सुबह पहुंच गए रात की बजाय। तो ये क्या हुआ, लॉस इन ट्रांजिशन। ठीक है, मैसेज जब ट्रांसमिशन हो रहा था तो फिर उसकी वजह से मैसेज में लॉस आ गया। व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ ट्रांजिशन, लॉस ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजें छूट जाती हैं, गलत हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट क्या हुआ, मानो भाई प्रोजेक्ट हम दोनों ने डिसाइड किया, तुमने और मैंने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट बनाएंगे और टीचर को दे देंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जब हम दोनों ने बना के सबमिट किया, टीचर बहुत खुश, पर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मैंने डिजाइन किया था, मैंने बनाया था, तुमने बस भाई साहब थोड़ा बहुत लिखने का काम करा था और तुमने फोटो स्टेट करवा के प्रिंट करवाया था, है ना। पर जब भाई क्रेडिट लेने की बात आई तो टीचर के आगे तुमने क्या बोल दिया, वह सर मैंने करवाया तो सारा, मेरा सारा हाथ दिया हुआ है। अब टीचर ने भाई सारा क्रेडिट तुम्हें दे दिया, मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। तो अब हम दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया।
अब मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगा। अब कल को तुम मेरे पे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आओगे भाई, मैं उसमें प्रॉपर अपना चीजें डाल के ढंग से काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अगर मैंने इन केस पिक कर भी लिया तो मजबूरी में कि टीचर ने अलॉट कर दिया इसके साथ ही काम करो अब तुम, तो भाई मैं फिर ढंग से काम नहीं करूंगा, मेरे में तब तुम में ट्रस्ट नहीं बचा। डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट एक्ट एज अ बैरियर। If the party do not believe each other, they cannot understand each other message in original sense. अब अगर मानो तुम मेरे से आके कहते हो कि भाई दोनों भाई साथ में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन पता है क्या समझूंगा, भाई मैं बढ़िया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्रेडिट तू ले जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है तेरी बात पे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अभी हमने क्या पढ़े, पहले लैंग्वेज के, फिर दिमाग के, अब ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर। वो क्या है, एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। भाई ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसमें कम्युनिकेशन हो बहुत टाइम ले लेती है। और ये एग्जांपल मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया, दोबारा दिखा रहा हूं। हमारे यहां पे लैरी एलिसन, तुम्हें इनका शायद पता नहीं होगा, ये ओरेकल के सीईओ हैं, पर इनकी खास बात क्या है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं और तुमने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ओरेकल नॉर्मल इंसानों के लिए, हम नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाती नहीं प्रोडक्ट, वो बिजनेस के लिए, बिजनेसेस पूरे वर्ल्ड में सारे बिजनेसेस इनका ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पर लैरी एलिसन ने ओरेकल बनाया कैसे था, हुआ क्या था, आईबीएम में एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, पर वो रिसर्च पेपर भाई वहां के टॉप मैनेजमेंट तो पहुंचते पहुंचते लग गया साल भर। 6 महीने बाद लैरी एलिसन आए उस पब्लिशिंग के बाद, और उन्होंने देखा यार इसमें तो इमेंस पोटेंशियल है। उन्होंने रिसर्च पेपर यूज करके अपनी कंपनी बना दी और एकदम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके फैल गए मार्केट में। अब ये क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही तो थी, जिसकी वजह से भाई साहब आईबीएम जैसे बड़ा जायंट से भी पता नहीं कितनी बड़ी, कितने हजारों करोड़ बड़ी कंपनी ओरेकल बन चुकी है, और इसके फाउंडर आज के डेट में वर्ल्ड के टॉप या वर्ल्ड के 3rd 4th रिचेस्ट इंसान रह चुके हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन की पुअर पॉलिसी का ही तो इल्जाम था, ठीक है। इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज नॉट सपोर्टेड ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इन कम्युनिकेशन, इट मे हैम्पर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर पॉलिसी ही सपोर्ट नहीं करती कि जल्दी से अच्छे से कम्युनिकेशन फैले, तो भाई दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, अब क्या है, देखो मैंने टाइप्स ऑफ प्लान्स में बहुत प्यारे तरीके से बताया था कि पॉलिसी और रूल्स में क्या फर्क होता है, तो वो देख लेना अगर तुमने नहीं देखी अभी तक। बट रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, रूल में मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा एक कजन है, स्पाइस मोबाइल्स करके आते, तो तुम मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, लगभग 2010-9 की बात है, स्पाइस करके ना बहुत एक पॉपुलर ब्रांड नेम था मोबाइल बनाने का। मेरा एक कजन वहां पे जॉब करता था। अब क्या हुआ, वहां पे उसने मेरे को बताया भाई उस कंपनी में दुनिया की कोई भी चीज मंगाने के लिए ईमेल करने का रूल था कि भाई पेंसिल चाहिए ईमेल करो तो पेंसिल आएगी डेस्क पे, ठीक है। तुम्हारा वॉशरूम में टॉयलेट पेपर चाहिए ईमेल करो, मतलब बंदा जाके फंस गया पर पहले ईमेल करो कि भैया टॉयलेट पेपर लाके दो। तो ये वहां की प्रॉपर एक रूल था ताकि उनके पास सब कुछ नोटेड रहे। तो ये क्या है, ऐसे रूल्स एंड कंबर्सन प्रोसीजर में हर्डल अ कम्युनिकेशन, ऐसे बेफालतू के रूल्स कम्युनिकेशन को रोक देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा स्टेटस। क्या है, सिंपल सी बात, स्टेटस इज ऑफ अ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट। अगर मानो तुम्हारे टीचर है, बहुत बेकार पढ़ाता है ना, देखो तुम मेरे साथ तो क्या है, तुम जाके कमेंट सेक्शन में दे दोगे वाली यार बेकार पढ़ाते हो आप, ठीक है। बट तुम्हारे अगर स्कूल का टीचर खराब पढ़ाता है, क्या तुम उसके मुंह पे जाके क्लास में खड़े होकर बोल सकते हो सर आप बहुत घटिया पढ़ाते हैं चले जाओ? नहीं ना, ये स्टेटस ही तो है उस टीचर का जो तुम्हें रोक रहा है। तो ये स्टेटस होता है जो कि रोक देता है अपनी कम्युनिकेशन को, जो भी इंसान जो सेंडर करना चाहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, भाई समझो, अगर तुम्हें एक सरकारी कंपनी में तुम्हें दिखता है कि यार यहाँ पे तो खराब है चीजें, और तुम्हें एक अच्छा फीडबैक देना चाहते हो, ऐसे तुम चीजें इंप्रूव कर सकते हो। भाई तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, उनकी वेबसाइट पे तुम्हें कंप्लेंट करनी है कि भैया ये गलत हो रहा है। मेरे घर के पास एमटीएनएल ऑफिस था भाई, वहां पे 25 उनके पास मात्र कनेक्शन थे, और वो इतने घटिया कनेक्शन क्यों थे, क्योंकि भाई मैं वहां पे कंप्लेंट करना चाहता हूं, ऊनो खेल रहे हैं, ताश बज रही है वहां पे, सारे एम्प्लॉइज बैठ के ताश खेल रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाई मैं उनकी कंप्लेंट, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था एमटीएनएल का एक जमाने में, 2008-9 की अराउंड बात कर रहा हूं भाई। मेरे को कंप्लेंट करने के लिए पता ही नहीं मैं कहां जाऊं, कौन सी ऑफिस जाऊं, किसको जाके कंप्लेंट करूं, कौन सी वेबसाइट पे जाऊं, कौन से नंबर पे कॉल करूं। भाई नंबर में मिलाओ, नंबर पे कॉल उठता नहीं, ईमेल करो, ईमेल पे दिखाता है एड्रेस इनकरेक्ट। भाई ऑफिस कौन जाए 15 किलोमीटर दूर, तो बंदा क्या कहता है छोड़ भाड़ में जाए,
ठीक है, तो इसी तरह कंपनी में होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल, कम्युनिकेशन गेट्स डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड एज फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर। ठीक है, अगर बहुत सारी मैनेजमेंट है, ढंग से हमें बात करने का तरीका नहीं पता, तो भैया ऐसे ही हो जाता है। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब मैं तुम्हें इसका सबसे प्यारा एग्जांपल देता हूं, ये देखो, जेफ बेजोस, वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान जो नंबर 1 रहे बहुत टाइम है, अमेजोन के फाउंडर, उस इंसान की ईमेल आईडी पब्लिकली अवेलेबल है, और वो इंसान कहीं भी जाता है ना, वो बोलता है भैया इस आईडी पे मेरे से डायरेक्ट रीच आउट करो। जेफ बेजोस और उनकी टीम ये आईडी डायरेक्ट हैंडल करते हैं कस्टमर की कंप्लेंट्स देखने के लिए, एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स देखने के लिए, किसी भी तरीके का फीडबैक देखने के लिए। भाई सोचो, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान अपनी कंपनी के लिए इतना तक करता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये फैसिलिटी तो है कि भाई कोई एम्प्लॉय परेशान हो सीधा सीईओ को कंप्लेंट मार सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ क्लियर टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन में भी हैम्पर्ड। अगर नहीं होगी तो कम्युनिकेशन हैम्पर होगी। फैसिलिटीज लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस, ये सब कुछ एग्जांपल है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एडू कैप्टन में जो तुम चैनल देख रहे हो ना, हम भी टीचर्स, भाई अगर तुम आके हमें टेलीग्राम पे फॉलो करो तो हम छोटे छोटे व्लॉग्स भी डालते रहते हैं अपने टीचर्स के, हम सारे मिल रहे हैं, कहीं खाने पीने जा रहे हैं, कभी हल्का फुल्का बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। पर ये रेगुलर मीटिंग्स हम करते रहते हैं, क्योंकि ये मीटिंग्स में हम मजे तो करते हैं, पर साथ के साथ हम अपने आइडियाज आपस में रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, ताकि कोई इंसान का आइडिया दबा ना रह जाए, छुप ना जाए। तो ऐसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब आ जाता है पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, हमने कौन से पढ़े, लैंग्वेज के बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर, दिमाग के बैरियर। अब आते हैं किसी इंसान का पर्सनल क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज इन अथॉरिटी टू अथॉरिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब किसी बॉस को डर लगता है कि अगर ये वाली कम्युनिकेशन हुई तो मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो सकती है, वो सप्रेस हो सकती है इस कम्युनिकेशन से, तो वो नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल देखो, मुझे सैटरडे संडे की बात कहां से की सर? आप हर हफ्ते सैटरडे संडे निकाल लेते हो, कभी फ्राइडे शाम होती, चलो सैटरडे संडे काम करने लग जाओ, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे तो तुम एक बात बताओ, मेरी रिपोर्ट खत्म होनी पड़ेगी तो कौन करेगा ये रिपोर्ट? मैं कह रहा हूँ आपको कि मंडे को मिल जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ढंग से बात करो निखिल, ठीक है? अपने सीनियर से बात करो, हमने बहुत रिपोर्ट बनाई है, ठीक है? मैं यहाँ पे तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मुझसे ढंग से बात करनी पड़ेगी, मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ मानना पड़ेगा, ठीक है? ढंग से बात करनी पड़ेगी, आपको ढंग से बात करो। और आपको इतना ऑर्डर चलाने का शौक नहीं, जाके स्विगी पे चलाओ। इतना हो भाई साहब। अब देखो क्या है, अब इस बॉस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हें लगता है या तो वो निखिल को फायर करवा देगा, पर अगर निखिल कंपनी से फायर नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है वो कभी उससे बात करेगा? वो उससे कम्युनिकेशन जितनी भी वो करना चाहेगा उसे वो सप्रेस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पूरा दिख गया, उसके अब ये धारणा बन चुकी है कि अगर इससे बात करी ना, ये बंदा शर्म नहीं करेगा, ये मेरी अथॉरिटी को पूरा का पूरा खराब चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। पर इसी का उल्टा एक ये होता है, देखो यहां पे तो क्या है, यहां पे तो बॉस को डर लग रहा है कि मेरी अथॉरिटी या मेरा इंटरेस्ट खराब होगा अगर मैंने इस सबऑर्डिनेट को अलाउ कर दिया कम्युनिकेट करना। अब इसी का टोटल उल्टा पॉइंट है कि भाई अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब एक एम्प्लॉय को डर लग रहा है कि अगर मैंने कम्युनिकेट किया तो मेरा ही इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, यानी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब देखो इसका भी एक मीम दिखाता हूं, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। When you are proposed an idea during team call and now it's your task for next 6 months, मतलब क्या हुआ, एक तो बंदे ने कहा कि भैया ये चीज कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, इससे बहुत इंप्रूवमेंट होगी, और वही तुम्हें चिपका दिया कि भाई जो बोले वही कुंडा खोले, ले बेटा तू ही कर ले अब इसको, और वो 6 महीने में तुम्हारे लिए सिरदर्दी बन गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब तुम अगली बार से आइडिया दोगे ही नहीं कि भाई मैं दूंगा, मेरे पे ही काम चिपका देंगे। ठीक है, और हमारा एक आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। यहां पे क्या होता है, देखो कभी कभार होता नहीं है, जैसे कोई टीचर है तुम्हारे स्कूल की, वो कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, अब उसके जो चहेते बच्चे हैं वो आइडिया देंगे, अरे वाह क्या आइडिया है, अरे वाह क्या आइडिया। कोई बच्चा है जो गंदे नंबर लाता है, जो कि थोड़ा सा ऐसे ही है, उसको टीचर को पसंद नहीं है, वो आके आइडिया देगा, सेम आइडिया, वो क्या, अरे ये क्या घटिया आइडिया, हटा चल भाग यहां से, तेरे में दिमाग नहीं है। ये होता है ना? तो ये क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट। If superior do not have confidence on the competency of their subordinate, they may not seek their advice or opinion. अगर उसका कोई ओपिनियन होगा वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वो इमेज ही खराब है, वो कहता है बेवकूफ है, इसकी अब बात सही नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये ना
क्या पॉइंट कहता है कि भाई अगर मैंने कम्युनिकेट किया, मैंने कोई आइडिया दिया और मेरे को उसका कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, मेरे लिए सिरदर्दी हो जरूर मिल जाएगी पर मेरे को उसका फायदा नहीं है, तो वो क्यों करेगा? वो कहेगा भाई मैं क्यों सिरदर्दी लूं बेफालतू की। समझ रहे हो? इफ देयर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव फॉर कम्युनिकेशन। अब मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, मैं नाम नहीं दे सकता भाई, उन्होंने उस कंपनी को बहुत सारे सजेशंस दिए कि भाई ऐसे कर लेते हैं, उन्होंने प्रोग्राम बना के दिए, इससे बहुत टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, इससे हमारा 5-10% काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। पर उसके बदले उन्होंने कुछ दिया ही नहीं रिवॉर्ड, बस मीटिंग में अप्रिशिएट कर दिया कि हाँ भाई अच्छा काम किया है, पर भाई कुछ रिवॉर्ड भी तो दो सिग्निफिकेंट। अगर उसने तुम्हारे करोड़ों रुपए बचाए तो उसको कम से कम कुछ लाख रुपए तो दो। अब वो आगे से देता ही नहीं, क्यों दूं भाई जब मेरा टाइम भी लगना है, मेरा दिमाग भी लगना है, ठीक है। इससे बढ़िया मैं अपने ही कुछ स्किल सीख लूंगा, इससे बढ़िया मैं कोई अपना साइड का बिजनेस खोल लूंगा, रादर देन मैं तुम्हें दिमाग लगा के दूं और तुम मुझे कोई वो ना दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन, गुड सजेशन, सबऑर्डिनेट मे नॉट बी विलिंग टू गिव यूजफुल सजेशन, ठीक है। ये सब थे, मजा आ गया ना? मुझे ये बता दो, अभी तक मजा आ गया ना? आ गया ना? लाइक करके कमेंट करके बताओ ना। इतनी मेहनत मैंने करके मीम्स इकट्ठे करे हैं, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, ये एक लेक्चर बनाने में ना 10 घंटे का स्क्रीन टाइम लगा है। तो भाई इतनी छोटी सी मेहनत तुम भी कर दो, ये सब कुछ ढूंढ रहा हूं मैं तो। और प्लेलिस्ट ऐसी ही बना दी है हर चैप्टर के ऊपर, भाई सब वीडियो कोई भी जाके देख लेना ना। तुम्हें मजा आ गया, मेरा नाम बदल देना, पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, नहीं तो टेलीग्राम पे तो मैं हुई। अब सुनो, ये हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन बैरियर्स ना हो। अब जितने भी हमने कम्युनिकेशन बैरियर पढ़े थे ना, उनके बस सॉल्यूशंस दे रखे, तुम बहुत इजीली जल्दी जल्दी समझ पाओगे। क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। अब यहां पे सुनो, ये वाला स्टैंड अप जरा देख लेते हैं हम। बोला रवि काम क्यों नहीं हो पा रहा? कहां से काम हो पाएगा, अभी भी मैं मीटिंग में ही हूं। हम एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे, हमारा एजेंडा ही नहीं क्लियर हो पा रहा। एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, उसने सबको मेल भेज रखा है कि आज मयंक का बर्थडे है। अब देखो क्या है यहाँ पे, इसने वैसे स्टार्टिंग का हिस्सा रेलेवेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए। इसने क्या बोला कि भाई अच्छा, उसने क्या बोला कि भाई हमें पता ही नहीं। वो कह रहा है एक मीटिंग में हम दूसरी मीटिंग का डिस्कस कर रहे हैं, हमें एजेंडा ही नहीं पता मीटिंग का क्या है। तो भाई ये क्या है, मीटिंग में बैठ गए, पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। भाई कुछ कम्युनिकेशन करने से पहले क्लियर तो कर दो किसके बारे में बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों हम बैठ के इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटेड टू द सबऑर्डिनेट शुड बी क्लियर ऑल इट्स पर्सपेक्टिव टू द एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले भैया अपनी प्रॉब्लम बताओ, किसके लिए मीटिंग बैठे हैं, एजेंडा क्या है, और फिर एजेंडा के बाद चीजें आगे एक्सप्लेन करो, तब लोगों को समझ में आएगी। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। अब क्या है, आपको हमने टेक्निकल जार्गन वाला पढ़ा था बैरियर, ये उसी से निकल के आया है कि भाई अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट तुम्हें आके बताए कि भाई सुन, तेरे इस वाले खाने में ये वाला एमिनो एसिड है जिसकी वजह से तेरी ये विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है और तेरा कैलोरी डेफिसिट ऐसे हो रहा है, इसलिए तेरी तबियत खराब हो रही है, तुम्हें समझ में आएगा? तुम कहोगे बाहर में जा, मेरे को कुछ और वही न्यूट्रिशनिस्ट आके गए, अरे भैया सुबह सुबह छोले भटूरे खाना बंद कर दे डेली जो तू खाता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो क्या है, मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट। भाई अब वो लैंग्वेज यूज करो जो सामने वाले को समझ में आए, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाता है consult others before communicating. Before actually communicating the message, it is better to involve other in developing a plan for communication. तुम्हें क्या लगता है, मोदी जी या किसी भी पॉलिटिशियन की स्पीच वो क्या स्टेज पे आके अपने मन से बोल देते हैं? कोई भी पॉलिटिशियन हो गया भाई, क्या वो खुद से लिख के फिर वो आके स्पीच देते हैं? नहीं, हर पॉलिटिशियन की स्पीच भाई वो अपने एक राइटर के साथ बैठ के डेवलप करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो स्पीच कई सारी उनकी टीम को कंसल्टेशन के लिए जाती है, जो कि बहुत सोच समझ के हर एंगल को देख के उसमें एडिट्स करते हैं। तो ये क्या है कि भाई अपना जो भी मैसेज दे रहे हो ना, उसमें हर इंसान को उसको इन्वॉल्व कर लो जो कि उस मैसेज से कंसर्न करता है, ठीक है, ताकि कुछ गलत ना हो जाए। अब देखो क्या हुआ, मैं यहां पे एक पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहा हूं, बट मैं कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहा, अभी हम प्योरली सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, CNRC हुआ था, इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या निकल के आया था? सरकार की पॉलिसी सही थी गलत थी वो बात की बात है, बट एक क्रिटिसिज्म बहुत क्लियर था कि कम्युनिकेट वो ढंग से नहीं करा गया, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जितने भी राइट्स हुए वो हुए, ठीक है। बी वेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज।
अब देखो यहां पे मैं बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव कंट्रोवर्सी उठाने वाला हूं जो सुन के शायद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तुमने शायद सुनी भी हो, सलमान खान ने जब दंगल का वो प्रमोशन के लिए निकल रहे थे और वो मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे थे, उन्होंने बहुत ही भयंकर एक कंट्रोवर्शियल बात बोल दी थी। जरा सुनो, ये एक्चुअल इंटरव्यू की बात है, ध्यान से सुनना। नाउ जब शूटिंग करते हैं तो 6 घंटे जो उठा पटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So for 6.5, 7 hours, either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to feel actually like a raped woman walking out. I don't think she's. ये हुआ था बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी और ये बहुत ही गलत कमेंट दिया था सलमान खान ने। हुआ क्या था, सलमान खान ने बात बोली थी, तुमने सुनी लिया एक्सप्लेन करते हुए दंगल के हाल को, ठीक है। और जब उन्होंने बात बोली थी ना, तुमने सुना था, मीडिया ने तुरंत रिएक्शन दिया था, सब लोगों ने एकदम सर पकड़ लिया था वहां खड़े, क्या बोल गया बंदा। और उसने, सलमान खान ने तुरंत बोलते रियलाइज किया, आई शुडंट हैव सेड दैट, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे यही बोला गया है, देखो उसका इंटेंशन गलत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है भाई, वो बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कितना डिफिकल्ट है, पर कितना गलत बात बोली है यार, कितनी ज्यादा अनएथिकल बात है कि तुम किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। बिवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ द मैसेज, द कंटेंट, मैसेज एंड टोन लैंग्वेज इन अ मैनर व्हिच द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। तुम्हारी टोन, लैंग्वेज, तुम्हारे वर्ड्स, मैसेज, सब कुछ ऐसे होनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक कम्युनिकेशन के आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए कि तुम किसी को ऑफेंड कर दो, ठीक है। तुम्हारी टोन, वर्ड्स, लैंग्वेज, सब कुछ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कन्वे द थिंग्स व्हिच आर ऑफ वैल्यू टू लिसनर्स। अब देखो यहां पे क्या है, तुम YouTube पे आते हो, थंबनेल्स देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये थंबनेल है वेक्टर 3D 9 मार्च का, और यहां पे क्या है, गेट फुल मार्क्स, ठीक है, कि भाई वेक्टर 3D अमन सर ने 2 घंटे में पूरा पढ़ा दिया, जिसके थ्रू आप लाके उन्होंने प्रॉपर रिवाइज कराया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब ये क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई देखो तुम्हारे काम की, तुम्हारे मतलब की बात होने वाली है, तो क्या है, इससे तुम्हारा वीडियो में इंटरेस्ट बनेगा और तुम वीडियो खोल लोगे, ठीक है। While conveying a message to other, it is better to know the interests and needs of the people whom you are communicating। अब देखो यही टाइटल थंबनेल अगर अमन सर का ये होता, वेक्टर 3D रिवीजन, नहीं ये करता। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि भाई मेरे को जो सब कुछ लिखा हुआ है कि फुल मार्क्स मेरे आ जाए, मैं 2 घंटे में पढ़ लूं और वेक्टर 3D के रैपिड रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, ये तुम्हारे इंटरेस्ट का था, इसलिए तुम वीडियो खोलोगे। अगर हम टाइटल थंबनेल लिखते ना, बेस्ट रिवीजन और बेस्ट रिवीजन, टाइटल थंबनेल दोनों कि वेक्टर 3D रिवीजन, तुम नहीं खोलते क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट हमने कैप्चर किया तो तुम खोल रहे हो, ठीक है। Ensure proper feedback to communicator to ensure the success of communication by asking question regarding the message conveyed by the receiver, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, प्रॉपरली क्वेश्चन पूछो रिसीवर से कि भाई तुझे समझ में आया, कोई डाउट है। टेलीग्राम पे जो मैंने ग्रुप बनाया है बिजनेस स्टडी 75 पार, वो यही तो है कि तुम मेरे से आके बात करते हो, पूछते हो, मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं आया तो कर लेते हैं डिस्कस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार करना, आपको अपने रिसीवर से बातचीत करनी चाहिए कि क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया, और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। अब समझो एक कंपनी का सीईओ है, क्या वो एक 10,000 लोगों की कंपनी है, तो क्या तुमसे सीईओ डेली आके बात करेगा, क्या तुम्हें डेली समझाएगा? नहीं, वो अपना मैसेज, अपनी कम्युनिकेशन, इस साल की जो कंपनी की स्ट्रैटेजी हो रही है, वो एक मैसेज में एक बार आके एक स्पीच में सारे लोगों को ऐसे समझाएगा कि वो मोटिवेशन, वो विजन, वो एक्शन प्लान 1 साल तक सबको समझ में रहे, वो क्लियर रहे और वो इमेज उनके दिमाग में बनी रहे, या एटलीस्ट 3 महीने बनी रहे, 2 महीने बने रहे, क्योंकि वो डेली नहीं आ सकता। तो ऐसे कम्युनिकेट करो कि कोई इंसान के दिमाग में क्लैरिटी आज और फ्यूचर हमेशा के लिए हो जाए। जनरली कम्युनिकेशन इज नीडेड टू मीट एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। द कम्युनिकेशन शुड एम एट द फ्यूचर गोल ऑफ एंटरप्राइजेस ऑल्सो, ठीक है। तो क्या है, कम्युनिकेशन आज के लिए तो होनी चाहिए, आज की नीड को एड्रेस करना चाहिए, पर वो फ्यूचर गोल्स भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर करनी चाहिए ताकि बार बार जरूरत ना पड़े।
follow up communication. There should be regular follow up review on the instruction given to the subordinate. यहां पे क्या देखो, ये तो है हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए कि सीईओ वगैरह, पर अगर आप एक सुपरवाइजरी लेवल पे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आप अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उनसे फॉलो अप लेते रहो कि भैया हाँ कुछ समझ में कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करी अपने रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो आपको अपने सबऑर्डिनेट से पूछना चाहिए बार बार, हाँ भाई आज सही रेसिपी बनी, हाँ भाई आज सही समझ में आया, कल तूने नमक ज्यादा कर दिया था अब ठीक रहा, कस्टमर को पसंद आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट की कमी तो नहीं है। तो ये फॉलो अप कम्युनिकेशन रेगुलर करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट है बी अ गुड लिसनर। देखो ये तो एक बहुत जनरल कम्युनिकेशन का रूल है, जितना बोलते हो उससे ज्यादा सुनने की क्षमता रखो। ये तुमने शायद कई बार सुना होगा, और जब आप लीडर होते हो, जब आप मैनेजर होते हो, जब आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हो, और ट्रू हो जाता है। अपने लोगों की, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कुछ भी हो, अपने लोगों की सुनो ज्यादा और बोलो कम। मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर, दे शुड गिव अटेंशन टू लिसनिंग टू पेशेंट, एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। मेरा एक दोस्त ना डॉक्टर एमडी, वो मेरे को बताता है, कहता है भाई पेशेंट का आधा इलाज ना सिर्फ उसकी तकलीफ सुनने से हो जाता है, दवाई से तो होता ही है, पर अगर उसको तसल्ली से सुन लो और उसको तुम बिल्कुल एक रेस्ट कर दो, उसकी टेंशन खत्म कर दो अपनी बातों से और उसकी तकलीफ सुनने से, तो भाई प्लेसिबो इफेक्ट इतना पावरफुल चीज है दुनिया की कि भाई आधा तो पेशेंट वहीं ठीक हो जाता है, राइट। तो भाई ये था सारा, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मजा आ गया होगा तुम्हें पढ़ के, नहीं आया तो भाई मैं इससे ऊपर नहीं पढ़ा सकता। अगर तुमने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा मजा नहीं आया, मैं चौथे फ्लोर पे बना रहा हूं लेक्चर, मैं छलांग लगा दूंगा। यार मजाक की बात है, थोड़ा सा हो गया, ठीक है चलो, बट कोई नहीं, बहुत मजा आया मुझे भी ये लेक्चर पढ़ा के। बेस्ट ऑफ लक गाइस, लाइक कमेंट कर देना एंड बाय।